हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हमने भाग 3 तक पढ़ लिया, मूल अधिकार तक। आज हमें चौथे भाग को पढ़ना है जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब संविधान बन रहा था तो दो तरह के मूल अधिकारों को रखा गया। एक जो प्रवर्तनीय है, यानी आप समझें जिन्हें न्यायालय कोर्ट जाकर लिया जा सकता है, एनफोर्सेबल, और एक जो प्रवर्तनीय नहीं है कोर्ट से। तो बात यह थी कि इनको प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया भाग 4 को, और भाग 3 में जब हम मूल अधिकारों को देख रहे थे तो वो प्रवर्तनीय थे। जिस समय देश आजाद हुआ वो बहुत विकट परिस्थितियां थी। उस समय देश में कई सारे संसाधनों की कमी थी, तो यह तय किया गया कि दो कैटेगरी होंगी, एक जो एनफोर्सेबल है और एक जो वर्तमान में निर्वर्तमान 1950 में एनफोर्सेबल नहीं है, किंतु जब देश सशक्त होगा तो देश उन्हें मूल अधिकारों की ओर स्थानांतरित करेगा। या सरकार के साथ साथ जब जनता अधिकारों की मांग रखेगी तो सरकार ऐसा करने का प्रयास करेगी। तो हम जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी भी कहते हैं, जो भाग 4 का हिस्सा है, आर्टिकल 36 से 51 के मध्य, इन्हें हम इस रूप में समझेंगे कि सरकार का मतलब देश ऐसा लोगों के साथ करने का प्रयास करेगा। और यह जो हम डीपीएसपी देख रहे हैं, यह समाजवादी, उदारवादी तथा गांधीवादी जो विचारधारा है उसके तत्वों को हम यहां देखते हैं। पब्लिक वेलफेयर, लोक समता, समानता, न्याय की अवधारणा को हम डीपीएसपी में देखते हैं। तो यह जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं ये बिल्कुल डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, डायरेक्ट हम ऐसा कोई फैक्ट नहीं दे रहे जो आपको घुमाए। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, हर परीक्षा में बनता है। तो यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यह महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगर हम देखें तो आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 डीपीएसपी 36 से 51। अगर हम देखें तो इसे भारत के संविधान में कहां से शामिल किया गया है, तो इसे आयरलैंड के संविधान से लागू किया गया है, लिया गया है। हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से। तो अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले आर्टिकल 36 क्या बात करता है? राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है? और राज्य की परिभाषा यहां वही है जो आर्टिकल 12 में है। मूल अधिकारों में जो 12 है उसमें पहली जो बात है वो किसकी है? राज्य की। तो वो जो राज्य की बात है आर्टिकल 12 में, वही हमें आर्टिकल 36 में दिखाई देती है। तो आर्टिकल 36 में राज्य क्या है इसके विषय में बताया गया है, और परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, इन्हें न्यायालय के द्वारा नहीं लिया जा सकता। तो मूल अधिकार और इनमें जो प्रमुख भिन्नता है डीपीएसपी में, वह क्या भिन्नता है कि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल है, आप उन्हें ले सकते हैं न्यायालय द्वारा, किंतु डीपीएसपी को आप नहीं ले सकते न्यायालय द्वारा। आया समझ में? आर्टिकल 38, 39 का क ये एक जैसे दिखाई देते हैं। 38 क्या कहता है? यह बात करता है पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण की। राज्य लोक कल्याण के कार्य करेगा, यानी कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, जो एक्चुअली में प्रस्तावना में भी है हमारे। सामाजिक न्याय का मतलब सभी एक समान हैं। हमारा समाज के बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है, तो कोई भी धर्म, कोई भी जाति ऊंची और नीची नहीं है, छोटी और बड़ी नहीं है, सभी समान हैं। सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब संसाधन जो भी होंगे उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण। दूसरा अगर हम देखें तो आर्थिक न्याय में एक चीज़ है कि सभी
को हक दिया जाएगा, व्यापार का, सभी चीज़ों का हक है। दूसरा, जो असमानता है उसको भी कम करने का प्रयास राज्य करेगा। अगला है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस है छोटे से छोटे, गरीब से गरीब और मार्जिनलाइज्ड पीपल, हाशिए पर खड़े व्यक्तियों के भी राजनीतिक राइट्स होंगे। पॉलिटिकल राइट्स, वो चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक न्याय को बात करता है। तो यह जो आर्टिकल्स हैं यह वेलफेयर की बात करते हैं, पब्लिक वेलफेयर, ऐसी स्कीम की बात करते हैं जो पब्लिक ऑर्डर को, पब्लिक स्ट्रक्चर को थोड़ा अभिवृद्धि करे, उनको बढ़ाए। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल अगर हम 39 देखें तो संसाधनों का समान एवं उचित वितरण, यानी कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यह समान वितरण, उचित वितरण। तो रिसोर्सेज को किसी एक वर्ग को नहीं दिया जा सकता, सभी में समान बांटा जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक काम है, मान लीजिए टीचिंग का काम है, तो एक टीचर मान लीजिए पुरुष है और एक टीचर महिला है, तो ऐसा नहीं होगा कि पुरुष को ज़्यादा वेतन मिले और महिला को कम वेतन मिले, या महिला को अधिक मिले और पुरुष को कम मिले। इक्वल वेतन मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर काम अगर समान है, वर्क सेम है, तो आपको जो पे होगा, सैलरी होगी, वो भी बराबर होगी। आर्थिक शोषण न हो, ऐसा कदम उठानी चाहिए कि किसी का भी आर्थिक शोषण न हो, समझ रहे? तो ये पब्लिक वेलफेयर की बात की जा रही है। अगला आर्टिकल 39 क, अगर 39 क देखें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था 1976 में। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर देखें तो आधा संविधान रखा गया है इससे, यह मानिए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, अगर इसे देखें तो यह समान कार्य, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय की बात करता है तथा निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि न्याय सभी को मिलना चाहिए, तथा जो लोग न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं, न्यायालय में अपने वादी, अपना केस लड़ने के लिए थोड़े कमज़ोर हैं, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति के पास अगर वकील नहीं है तो सरकार उसे अपना वकील मुहैया करवाती है, सरकारी वकील आपको मुहैया करवाती है, प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो यह तीनों पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं। आर्टिकल 40 क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 40 क्या बात करता है? आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम पंचायतों का गठन। किसका गठन? ग्राम पंचायतों का गठन। मैं यह मानता हूं कि आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है, किसका? ग्राम पंचायतों का गठन। तो एक बात समझें, अगर गांधी जी शायद जिंदा होते 1950 तक, तो शायद ग्राम पंचायतों का प्रावधान मूल अधिकार में आ सकता था, क्योंकि वह मानते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दूसरा, गांव को अपनी सरकार दे दो। वह मानते थे कि गांव को अगर सरकार दे दी जाए, चुना हुआ एक व्यक्ति प्रधान हो और उसे धन मुहैया करवा दिया जाए, तो उसे आपकी आवश्यकता नहीं है, केंद्र की आवश्यकता नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं है, वह अपना विकास अपने आप कर लेगा। सड़क कहाँ बननी है, नल कहाँ लगना है, यह सभी प्रावधान वह अपने आप कर लेगा। यह मानना गांधी जी का था। तो यह गांधीवादी सिद्धांत है कि ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 सरकार ऐसा प्रावधान करेगी। और बाद में सरकार ने 73वां संविधान संशोधन किया, 11वीं अनुसूची जुड़ी, भाग 9, इसमें पंचायतों के लिए कानून आए। तो यह पंचायतों से जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40। समझ में आया? अब देखते हैं आर्टिकल 41, 42 अगर देखें और 43, यह तीन एक जैसे आर्टिकल हैं, इनको समझिए। 41 क्या कहता है? कुछ दशा जैसे बीमारी, बुढ़ापा में कार्य प्राप्त करने का अधिकार, काम मिलने का अधिकार, बीमारी बुढ़ापे में कार्य मिलने का अधिकार, तथा लोक सहायता। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बुढ़ापे में पीड़ित व्यक्ति है, तो सरकार कुछ उन्हें रियायत दे सकती है, सहायता प्रदान कर सकती है। तो यह बीमारी बुढ़ापे में कार्य प्राप्त करने का अधिकार है। क्या है? कार्य प्राप्त करने का अधिकार, बीमार लोगों का और बुढ़ापे व्यक्ति का। सरकार ऐसा करने का प्रयास करे। आर्टिकल 42 क्या कहता है? जब आप कार्य करेंगे, 41 में आपने कार्य किया, 42 में क्या है? जब आप किसी जगह जाते हैं कार्य करने के लिए, अगर वहाँ अच्छी दशाएं नहीं हैं,
जैसे आप सीमेंट का कार्य कर रहे हैं और वहाँ सीमेंट उड़ रहा है, आपको मास्क नहीं दिया गया, तो एक ना एक दिन आपके फेफड़े क्या हो जाएंगे, बोल जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो ऐसी दशाएं नहीं होनी चाहिए कार्य करने की जहाँ स्वास्थ्य की गिरावट महसूस हो। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाएगा जहाँ न्याय संगत कार्य हो सके। तो न्याय संगत तथा मानवीय दशाओं में कार्य करने का अधिकार ऐसा प्रदान किया जाएगा। और इसी में हम प्रसूति सहायता देखते हैं, मैटरनिटी लीव। आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ प्रकृति ने एक संबंध जोड़ा है माँ और बेटे का। पिता स्वतंत्र होता है नई पीढ़ी के जन्म से, माँ लालन पालन करती है बच्चे का, तो उसके लिए प्रसूति सहायता, प्रसूति अधिकार, मैटरनिटी लीव। सो हम देखते भी हैं कि महिलाओं को जो माँ होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उन्हें कुछ मैटरनिटी लीव्स दी जाती हैं और वह पेबल होती हैं, यानी कि उन्हें उन समय पर भी सैलरी प्राप्त होती है। 43 किसकी बात करता है? निर्वाह मजदूरी, ऐसी मजदूरी, ऐसी वेजेस जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। मान लीजिए अभी कोई कार्य करने आए आपके यहाँ और आप 100 रुपये दे रहे हैं पूरे दिन का, तो क्या अपना राशन चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो इतनी मजदूरी तो होनी चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, स्मॉल सेक्टर, MSME सेक्टर का निर्माण। तो अगर आप मजदूरी नहीं दे सकते तो कम से कम कुटीर उद्योग के निर्माण को प्रमोट करिए। घर पर जो छोटे छोटे रोजगार खुल जाते हैं, समझिए स्वयं सहायता समूह भी इसी में जोड़ दिए जाते हैं। तो एक तरह से 43 आपको बात करता है निर्वाह मजदूरी की, और किसकी बात करता है? कुटीर उद्योग की। 43 ख अगर देखें तो 43 उद्योगों का प्रबंधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया। उद्योगों का प्रबंधन, कामगारों की भूमिका इसमें होगी, जो कार्य कर रहे हैं वह भी आप समझिए उद्योगों के प्रबंधन में भूमिका निभाएंगे, क्योंकि कानून या नियम उन्हीं के लिए बनते हैं, तो कामगार उसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं। आर्टिकल 43 ख सहकारी समिति, कोऑपरेटिव्स का निर्माण अगर आप देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटे छोटे समूह कोऑपरेटिव का निर्माण करते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं, सहायता करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एग्रीकल्चर भी करती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत सारे काम करती हैं। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ही आप देखते हैं धान गेहूं की खरीद वगैरह का काम चलता है। आर्टिकल 44 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास राज्य करेगा। आप देखते हैं, देखिए दो तरह के मामले होते हैं, एक होते हैं दीवानी और एक होते हैं फौजदारी, क्रिमिनल एंड द सिविल मामले। क्रिमिनल मामले होते हैं हत्या, लूटपाट, डकैती, मारपीट, यह सब क्रिमिनल मामले, फौजदारी। जबकि नागरिक यानी सिविल मामले कौन से होते हैं? सिविल मामले होते हैं विवाह, तलाक, गोद लेना, जमीन मामले, तो ये सिविल मामले। तो इन सबको एक करने का प्रावधान, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, उनके क्या है, अलग अलग कानूनी दायरे हैं, तो फिर उनको एक सभी नागरिकों के समान सिविल कानून होने चाहिए। जब आप देखते हैं कि किसी की हत्या कोई करता है तो आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, जो उसमें सजा है 7 वर्ष या जो भी सजा है वो उसे मिलती है। मगर आप देखते हैं तलाक के मुद्दे पर, तो हिंदुओं में तलाक की प्रक्रिया अलग है, ईसाई, यहूदी, इस्लाम में प्रक्रियाएं अलग हैं। आप इन चीज़ों को देखते भी हैं। तो इसीलिए ये 3 तलाक के बाद यह मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए देश भर में, और सरकार मुझे लगता है कि जल्दी इस पर प्रयास कर सकती है वर्तमान सरकार को देखकर। केवल गोवा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो वो है 44 के तहत गोवा में। कौन सी जगह? गोवा में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू है? गोवा में, याद रखिए इस बात को। अब आर्टिकल 45 क्या बात करता है? 45 जो बात करता है, शुरुआत में इसमें अगर हम देखें तो इसमें से 0 से 14 वर्ष की बच्चों के शिक्षा के अधिकार, जिसमें संशोधन हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 86वें संविधान संशोधन से इसमें प्रावधान किया गया है 0 से 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष से छोटे बच्चों के, जो 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार ऐसा राज्य करेगा। इसमें जो 6 से 14 वर्ष के प्रावधान है वो आर्टिकल 21A में चले गए हैं, मूल अधिकार में हमने पढ़ा, जहाँ 6 से 14 वर्ष के
बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है वो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और उनके माता पिता या कस्टोडियन ऐसा करवाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर 6 वर्ष के बच्चों की या 6 वर्ष से छोटे बच्चों की शिक्षा का अधिकार है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। और यही संशोधन आपको मूल कर्तव्यों में भी दिखाई देता है, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया वह यही था। तो बच्चों की शिक्षा का अधिकार उनके माँ बाप उन्हें दिलवाएंगे, का संरक्षण दिलवाएंगे, उनका मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 46, 47, 48 और 48 का ये कुछ एक जैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? यह पहला जो बात कर रहा है वो SC और ST जो जाति हैं, उनके व्यक्ति हैं, उनके शिक्षा, आर्थिक हित व सामाजिक न्याय का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी SC और ST जो व्यक्ति हैं, जो समूह हैं, वह बहुत शोषित और पीड़ित समाज रहा है लंबे समय से। तो उनके लिए आर्थिक हितों का संरक्षण, शिक्षा का संरक्षण, शिक्षा के लिए उन्हें सीटें मुहैया करवाना, स्कूल में एडमिशन करवाना, और सामाजिक न्याय की बात आर्टिकल 46 करता है। 47 क्या करता है? 47 आपका करता है मद्य निषेध, शराबबंदी, जिसमें आप देखते हैं स्वास्थ्य और पोषाहार के लिए कानून बनाने का कार्य राज्य करेगा। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे नशीले पदार्थ भारत में चलते हैं और बहुत बड़ी मार्केटिंग है उनकी, और यह आपको पता है कि यह देश के नागरिकों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरा है। और इनके ये जो बड़े बड़े संगठन हैं जो मद्य निषेध, नशीली पदार्थों का जो सेवन है, बड़ा भयंकर इनका आप देखें माहौल है भारत में, और बहुत बड़ा मार्केट है यह। इनके रोकथाम के लिए प्रयास करेगी गवर्नमेंट, ऐसा 47 कहता है। मद्य निषेध, शराबबंदी, इसी के तहत आप देखते हैं बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, गुजरात में शराबबंदी कानून लागू है। ये शराबबंदी यहीं से निकलती, मद्य निषेध से। ठीक है, तो 47, अब 47 कोई व्यक्ति मान लीजिए शराबबंदी कानून है, शराब उसने छोड़ दी, तो जब शराब छोड़ेगा तो शरीर बनेगा, पोषाहार मजबूत होगा, और शरीर बनेगा, फिर शरीर किससे बनेगा? दूध से, कृषि से। ठीक है, तो अगला है 48, क्या बात करता है? कृषि, पशुपालन, कृषि करिए। शराब छूटेगी तो व्यक्ति क्या करेगा? क्या करेगा? खेती करेगा, पशुपालन करेगा, दूध पिएगा। तो दूध पिएगा, पशुपालन, वेटनरी, आप समझ रहे हैं? तो दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, यानी कि जो पशु दूध देते हैं उनकी हत्या पर रोक लगाने का प्रयास सरकार करेगी। इसी में आपको गौ हत्या पर रोक दिखाई देती है 47 में। किसमें? 48 में क्या देखती है आपको? गौ हत्या पर रोक, जो 48 में आपको दिखाई देती है। जब व्यक्ति दूध पिएगा, कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, तो पशुओं के लिए क्या चाहिए? चारा, हरा चारा और अच्छा पर्यावरण। तो अगला क्या है? 48 का 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1976 में। क्या है इसमें? पर्यावरण संरक्षण का प्रयास सरकार करेगी, यानी कि पेड़ों को लगाएगी, प्रदूषण को कम करेगी, न्याय संगत पर्यावरण का निर्माण करेगी, जो नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक है। किसमें है? 48 क में, पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं, ताजमहल देखिए, लाल किला देखिए, बहुत सारे जो निर्माण हुए प्राचीन समय में, तो उनके स्मारकों का, स्थानों का संरक्षण करने का प्रयास सरकार करेगी। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व स्थान का संरक्षण। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव तथा न्यायपालिका, जुडिशरी के बीच मतभेद न हो, तो उनके दायरों को, उनकी शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, इसके लिए आर्टिकल 50 है। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो पावर का है, सेपरेशन की बात करता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की, अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि की, यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो आप देखते हैं वो यहीं से आपको दिखाई देते हैं कि इंटरनेशनल लॉ भारत में लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करना, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि को भारत में लागू करने के प्रावधान आर्टिकल 51 में आपको दिखाई देते हैं। तो यह आपके रहे, क्या रहे? DPSP, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें कई सारे प्रश्न ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पंचायतों का पढ़ा था आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, मद्य निषेध आर्टिकल 47,
पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48 का, कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण आर्टिकल 50, अंतर्राष्ट्रीय कानून आर्टिकल 51। तो यह जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न इनसे बनता ही बनता है। तो आप याद रखिए इन आपको याद रखना है इनको, क्योंकि यह परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।